नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और खबरों के पीछे के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 499 है। देखिए, खबरों के पीछे में यदि आप नियमित दर्शक हैं तो जानते हैं, अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम सुनाते हैं। और इसके साथ ही जो देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारी हैं, जिनके काम से नाम हुआ है, उनकी कहानियां भी सुनाते हैं। तो खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है बिहार के चर्चित आईपीएस पदाधिकारी, जो आईजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर हैं, विकास वैभव की। विकास वैभव श्रृंखला की आज कहानी नंबर 21 है। इसका आशय ये हुआ कि विकास वैभव श्रृंखला की शुरुआत खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 479 से हुई। तो देखिए, आज की कहानी और भी रोचक है। राजनेताओं से भिड़ंत की कहानी है। बराबरी की कार्रवाई प्रदर्शित करती है कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, कानून के हम हैं। तो किस्सा 2010-2011 का है, जब विकास वैभव रोहतास के एसपी थे। जिस टास्क को देकर विकास वैभव को रोहतास भेजा गया था, नक्सलियों का पांव उखाड़ने के लिए, नक्सलियों को खत्म किया जा चुका है। अब बड़ी वारदात नक्सली नहीं कर पाते हैं, तो फाइनल स्ट्राइक हो गया। वह कहानी भी आपने सुनी होगी, किस तरीके से कार्रवाई की गई। तो देखिए, विकास वैभव जहां रहे हैं वहां नेताओं से भिड़ंत हो ही जाती है, क्योंकि जब नेता बहकते हैं तो विकास वैभव का कानून का डंडा चल ही जाता है। हमने एपिसोड नंबर 498 में वो कहानी सुनाई, जब भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री कांति सिंह धरना पर बैठ गई थी और विकास वैभव के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गया था, जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कांति सिंह ने यह कहकर छुटकारा पाया था कि हमने सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डाला है, इसलिए भारतीय दंड विधान की धारा 353 के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है। तो देखिए, यह तो आरजेडी की नेत्री थी कांति सिंह, केंद्र में मंत्री। बराबरी कैसे कार्रवाई में पहले तो गुस्सा हुई थी कांति सिंह, लेकिन जब डेहरी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में 2010 में विकास वैभव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को भी छेड़ा, वे चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद गाड़ी पर झंडा बैनर लगाकर जा रहे थे, तो गाड़ी जब्त कर ली गई। तो कांति सिंह को भी भरोसा हो गया कि नहीं, ये जो एसपी साहब हैं वे कानून को समदर्शी रखते हैं, मतलब एक चश्मे से देखते हैं। किस्सा इतना ही नहीं है। देखिए, कांति सिंह बिहार सरकार के खिलाफ धरना पर बैठी थी सासाराम में, क्योंकि बिहार में नीतीश और बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, केंद्र में यूपीए की ही सरकार थी। लेकिन ऐसा मौका भी आया विकास वैभव के रोहतास में रहते हुए, जब बिहार में बीजेपी जो सत्ता में हिस्सेदार थी, सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वह केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ आंदोलन करने लगी। आंदोलन जब हुआ तो बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर आ गए, रोहतास में भी। तब बीजेपी के बड़े नेताओं में रोहतास में नाम लिया जाता था रामेश्वर चौरसिया का। बाद में वे बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी भी बने, नरेंद्र मोदी के चुनाव में भी भूमिका निभाई। तो रामेश्वर चौरसिया बड़े नाम थे, साथ में जवाहर प्रसाद और जदयू के भी कई नेता। ये सभी नेता सड़कों पर थे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। विकास वैभव, इनके बारे में हम बता ही चुके हैं कि वे सड़क जाम के खिलाफ रहते हैं। तो जवाहर प्रसाद कौन, समझ लीजिए। जवाहर प्रसाद तब से चर्चा में रहे हैं। अभी 2023 में जब सासाराम में रामनवमी के मौके पर दंगा हुआ तो बिहार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि इन्होंने दंगा कराने में भूमिका का निर्वहन किया है। अब वे जेल से छूट चुके हैं। बीजेपी कहती है कि एक तरफा कार्रवाई नीतीश कुमार और बिहार में महागठबंधन की सरकार जो 2023 में है वह करा रही है। खैर, तो रामेश्वर चौरसिया, जवाहर प्रसाद और जेडीयू के नेताओं के खिलाफ भी विकास वैभव ने मुकदमा करा दिया। इस बात की परवाह नहीं की कि बिहार में जिसके पास एसपी को पोस्ट करने का, ट्रांसफर करने का अधिकार प्राप्त है, उनके नेताओं के खिलाफ भी हम मुकदमा करा रहे हैं। तो यह बात तो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बात हुई। अब देखिए, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा था 2010 में,
जिसमें अवधेश नारायण सिंह बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी जब्त की गई। वहां का क्या दृश्य था। 2005 में बिहार में 2 चुनाव हुए थे। फरवरी में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर अक्टूबर नवंबर में दूसरा चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला और बिहार में लालू राबड़ी के शासनकाल का अंत हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार के मुखिया बने। तो देखिए, 2005 में डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हुए विधायक थे। 2005 में याद कीजिए, अक्टूबर नवंबर वाले में जब पूरे बिहार में बीजेपी और जेडीयू का डंका बज रहा था, तब भी डेहरी में इस गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता था। वहां चुनाव आरजेडी के प्रत्याशी भी नहीं जीते थे। वहां चुनाव निर्दलीय प्रदीप कुमार जोशी जीत गए थे। अब निर्दलीय कैसे जीते? प्रदीप कुमार जोशी दबंग भी हैं और वे अपने लोगों को, देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे कहा जाता है कि वे लोगों के साथ धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। मतदाताओं को विभिन्न धार्मिक स्थानों का दर्शन कराते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाते हैं। आज भी यह सिलसिला शायद चलता है। तो 2005 के अक्टूबर नवंबर वाले चुनाव में प्रदीप कुमार जोशी ने आरजेडी के ढाकर नेता, जो लालू यादव के आंख कान नाक माने जाते थे, इलियास हुसैन को चुनाव में पराजित कर दिया था। इलियास हुसैन वही जो अलकतरा घोटाले के आरोपी थे, अब तो है नहीं। तो प्रदीप कुमार जोशी 70,558 मत लाए थे 2005 के चुनाव में। कोई मामूली मत नहीं था। और इलियास हुसैन का पैर कैसे उखड़ा था? मात्र 27,281 मत। सोच लीजिए कितना बड़ा फासला था। और बीजेपी जदयू गठबंधन का तो और भी बुरा हाल हुआ था। शीला सिंह उम्मीदवार थी, मात्र 8,878 मत आए थे। तो देखिए, 2010 के चुनाव के वक्त जब विकास वैभव वहां एसपी थे, तो विधायक, जीते हुए विधायक प्रदीप कुमार जोशी ही थे। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमों की भी लंबी फहरिस्त थी, जिसे उन्होंने अपने शपथ पत्र में लिखा भी था। तो दबंगई भी थी। तो ये फिर से चुनाव लड़ने के लिए सामने आए। लेकिन हुआ क्या? जब इन्होंने नामजदगी का पर्चा भरा, तो बिहार विधानसभा के चुनाव में, या यूं कहें कि विधानसभा के चुनाव में जो एसडीओ होते हैं वो निर्वाची प्राधिकारी होते हैं। तो इन्होंने जो नामांकन का पर्चा भरा, वह नामांकन का पर्चा अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब उसमें गड़बड़ी थी, उसमें त्रुटि थी, उसमें गलतियां थी, इसलिए उसे निरस्त कर दिया गया। तो जब नामांकन का पर्चा ही निरस्त हो गया, तो प्रदीप कुमार जोशी चुनाव कैसे लड़ते? यह तो उनके लिए वज्रपात था। वे अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक होशियारी भरा काम किया था। उन्हें इस बात का एहसास था कि सरकार मेरे पीछे है। तो उन्होंने खुद तो नामांकन का पर्चा भरा ही था, साथ में अपनी पत्नी ज्योति रश्मि से भी नामांकन करा दिया था। तो ज्योति रश्मि का नामांकन बैठ हुआ। लेकिन प्रदीप कुमार जोशी किसी भी कीमत पर खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। तो जब एसडीओ ने नामांकन पर्चा रद्द करने का ऐलान किया, इसके बाद प्रदीप कुमार जोशी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे अपने समर्थकों के साथ आंदोलन पर उतर गए। जहां एसडीओ का कार्यालय था, आवास था, वहां जाकर वे धरना पर बैठ गए और गेट में ताला लगा दिया। एसडीओ साहब भीतर और बाहर प्रदीप कुमार जोशी विधायक और उनके समर्थक, बड़ी संख्या में समर्थक। यह खबर एसपी विकास वैभव को लगी। रोहतास के एसपी का बंगला भी, कार्यालय भी डेहरी में ही है। तो विकास वैभव को जैसे ही यह खबर मिली कि प्रदीप कुमार जोशी ने, माननीय विधायक ने, एसडीओ साहब को ताला बंद कर दिया है और बाहर खुद जमा है, वहां विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो विकास वैभव ने फैसला किया कि हम खुद चलते हैं। और जहां पर यह सब हो रहा था, वहीं पास में विकास वैभव का भी बंगला था। तो विकास वैभव दल बल के साथ निकल पड़े। वे जानते थे
कि माननीय विधायक हैं, विशेषाधिकार ला सकते हैं। बगहा का अनुभव भी विकास वैभव के पास था, लेकिन चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए बहुत कुछ उम्मीदें नहीं थी कि विशेषाधिकार अभी लाएंगे कहाँ। हाँ, चुनाव जीत जाएंगे तो दूसरी बात है। तो विकास वैभव दल बल के साथ पहुंचते हैं, तो वहां जितने लोग बैठे थे प्रदीप कुमार जोशी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। डेहरी के लोग हमें बता रहे थे, उन्होंने जैसे ही एसपी साहब की गाड़ी देखी, मतलब विकास वैभव की गाड़ी देखी, वे खिसकना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इन मामलों में विकास वैभव का रवैया बहुत सख्त है। तो विकास वैभव वहां गाड़ी से उतरे और आदेश दिया, सभी यहां से हट जाएं। तो जो समर्थक थे वे तो हटते चले गए, दूर चले गए। प्रदीप कुमार जोशी लोगों से कह रहे थे कि आप कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ यहीं रहिए, लेकिन विकास वैभव को देखकर किसी के भीतर यह हिम्मत नहीं हो रही थी। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही मिनटों में प्रदीप कुमार जोशी माननीय विधायक अकेले रह गए। तो अब विकास वैभव ने कहा कि आप भी हटिए, आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, आपके खिलाफ 353, 353 का मुकदमा बनता है और आपका नामांकन जो अवैध घोषित हुआ है उसके खिलाफ आप कोर्ट में दरख्वास्त लगा सकते हैं, आप चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से एसडीओ साहब को ताला बंद कर भीतर नहीं कर सकते। प्रदीप कुमार जोशी गुस्से में तिलमिलाए हुए थे, तो विकास वैभव को भी गुस्सा आ गया और इसके बाद विकास वैभव ने प्रदीप कुमार जोशी को पकड़ा और सीधे पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया। अब तो हंगामा हो गया। हंगामा किस बात का कि प्रदीप कुमार जोशी माननीय विधायक पुलिस की हिरासत में चले गए। लोग थाने की ओर गए, लेकिन एसपी साहब को इस बात की जानकारी थी कि यदि हम निकटवर्ती थाना ले जाते हैं प्रदीप कुमार जोशी को, तो वहां उनके समर्थक पहुंच जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, हंगामा करेंगे, विधि व्यवस्था की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और संभव है कि शक्ति का प्रयोग भी करना पड़े। तो विकास वैभव ने बहुत चालाकी के साथ विधायक शिव कुमार जोशी को बहुत दूर एक थाना में लेकर चले गए और वो थाना था शिव सागर। विधायक जी को लग रहा था कि वे छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन सामना विकास वैभव से हो रहा है, इस बात की जानकारी कहां थी। जैसे ही प्रदीप कुमार जोशी पुलिस हिरासत में लिए गए, एसडीओ साहब के बंगले पर जो तालाबंदी की गई थी, कार्यालय कक्ष में जो तालाबंदी हुई थी, वह खुल गया, ताला टूट गया, एसडीओ साहब आजाद हो गए। और इधर विधायक जी शिव सागर थाने में, उनके समर्थक पता करने में लगे रहे कि आखिरकार विधायक जी को ले कहां जाया गया। लेकिन जब तक पता चलता तब तक तो एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी थी और प्रदीप कुमार जोशी को जेल भेजने का फैसला कर लिया गया। अगले दिन प्रदीप कुमार जोशी जेल भेज दिए गए। तो ये विकास वैभव का कानून का डंडा था। प्रदीप कुमार जोशी जब जेल भेजे गए तो जाहिर तौर पर वे विधायक थे, उनके समर्थक थे, उनके लोगों ने शहर में विरोध शुरू किया। तो राज्य सरकार ने फैसला किया कि उन्हें स्थानीय जेल में न रखकर भागलपुर जेल भेज दिया जाए। भागलपुर जेल अब भेज दिए गए प्रदीप कुमार जोशी सरकार के कारा विभाग के फैसले के मुताबिक। लेकिन इसका फायदा प्रदीप कुमार जोशी को चुनाव में प्राप्त हो गया। सहानुभूति की लहर पैदा हो गई और जनता, मतदाता उनके पक्ष में चुनाव के दिन वोटिंग करने लगी। 2010 के जब चुनावी नतीजे सामने आए तो जेल में बंद प्रदीप कुमार जोशी की पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति रश्मि चुनाव जीत गई। उन्हें 43,634 मत आए और ठीक 2005 के अक्टूबर-नवंबर वाले चुनाव की तरह राजद के धाकड़ नेता इलियास हुसैन दूसरे नंबर पर रहे 33,819 मत लाकर। और इस बार बीजेपी ने खड़ा किया था अपने दिग्गज नेता अवधेश नारायण सिंह को, लेकिन वे तीसरे पायदान पर चले गए। इनकी ही गाड़ी जब्त की गई थी चुनाव प्रचार की समाप्ति के दिन विकास वैभव के द्वारा, जिसके लिए इन्हें कोर्ट
का बहुत चक्कर भी लगाना पड़ा था। तो अवधेश नारायण सिंह 27,508 मतों के साथ तीसरे नंबर पर थे। और देखिए उस चुनाव में फतेह बहादुर सिंह चौथे नंबर पर थे जो 4,582 मत लाए थे। लेकिन फतेह बहादुर सिंह के धुन को भी समझिए, उन्होंने क्षेत्र को नहीं छोड़ा और आज 2020 में जब 2020 में चुनाव संपन्न हुए थे तो वे आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित घोषित हुए, मतलब हारते हारते चुनाव जीत ही गए। तो यह कार्रवाई विकास वैभव की, यह कार्रवाई कानून को लागू कराने की बात और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। तो एक और किस्सा है एक बाहुबली विधान पार्षद का। देखिए जब हम कहानी सुना रहे हैं अगस्त 2023 के महीने में, उनके परिवार में एक सदमा हुआ है, इसलिए नाम लेना दुख के इस माहौल में ठीक नहीं है। समझने वाले जो कहानी सुन रहे हैं और जो उस इलाके से आते हैं वो समझ ही जाएंगे। जैसा हमने कहा दबंग विधान पार्षद थे, जेडीयू के विधान पार्षद थे, मतलब समर्थन था। तो ये भी नहीं बचे कानून के पालन कराने के रास्ते में। हुआ ये कि दबंगई तो थी, कई सारे इनके कारोबार थे और कारोबार में कई लोग हिस्सेदार थे। तो सासाराम रोहतास के एक डीएन सिंह करके ठेकेदार थे जो इनके साथ पहले से कारोबार कर रहे थे, साझीदार थे, हिस्सेदार थे किसी काम में। लेकिन किसी बात को लेकर, किसी हिसाब किताब को लेकर दोनों के बीच, मतलब विधान पार्षद एमएलसी साहब और ये ठेकेदार डीएन सिंह के बीच मनमुटाव हो गया। तो मनमुटाव हुआ तो विधान पार्षद साहब, एमएलसी साहब एक दिन, तारीख शायद जैसा हमें बता रहे थे सासाराम के लोग 20 जनवरी 2011, एमएलसी साहब अपनी दबंगई दिखाने को इनके घर पर पहुंच गए। बिल्कुल मेन टाउन में घर था डीएन सिंह का। और ठेकेदार साहब की खूब लानत मलानत की, चप्पल से, जूते से, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक संदेशा देना था कि तुम बचोगे नहीं यदि हिसाब किताब नहीं करोगे तो अब डीएन सिंह भी एक बड़े ठेकेदार थे। इस बात की खबर विकास वैभव को लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो दूसरा आरोपी पक्ष था जिसने घटना को अंजाम दिया था, उधर से भी सूचनाएं आने लगी, उधर से भी पैरवी आने लगी। तो विकास वैभव ने थानेदार को कहा, एसएचओ को, जहां का इलाका था वहां के एसएचओ को, कि ये क्या हो रहा है, ये बात ठीक नहीं है। चाहे एमएलसी हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, क्या वे कानून को अपने हाथों में लेंगे? और जब कानून को अपने हाथों में लेंगे तो फिर तो जंगल राज वाली स्थिति हो जाएगी। यदि एमएलसी साहब को कोई शिकायत थी तो उन्हें पुलिस में शिकायत करनी थी, पुलिस को एक्शन लेना था, कोर्ट में जाना था। लेकिन इस तरीके से सड़क पर लत्तम जुत्तम किया जाना, यह बात ठीक नहीं है। इसलिए आप तुरंत मुकदमा दर्ज कीजिए। थानेदार साहब दबंग विधान पार्षद की पहचान से थोड़े घबराए, लेकिन एसपी साहब ने इतनी कड़ाई के साथ कहा था कि एमएलसी साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया तो एमएलसी साहब को जानकारी मिली, वे भी अवाक कि अरे मेरी सरकार और फिर मेरे ही खिलाफ मुकदमा। तो उनके लिए पैरवी भी आने लगी। तब रोहतास के डीआईजी, शाहबाद के डीआईजी हुआ करते थे सुशील एम खोफरे, जो अभी बिहार पुलिस में एडीजी ऑपरेशन है, एसटीएफ के भी मुखिया हैं स्पेशल टास्क फोर्स के। उन्होंने भी एसपी से पूछा कि यह क्या मसला है, बहुत फोन आ रहा है। तो विकास वैभव ने पूरी बात बताई और विकास वैभव ने सिर्फ मुकदमा ही दर्ज नहीं कराया, वे जानते थे कि पैरवी बहुत होगी, सिफारिश आएगी। तो एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन वे पहुंच गए सासाराम और जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसका सुपरविजन कर दिया। रिपोर्ट 2 निकल गया। रिपोर्ट 2 में विकास वैभव ने एमएलसी साहब की गिरफ्तारी का आदेश कर दिया। अब तो ज्यादा ही बवंडर मच गया, क्योंकि जिन धाराओं में कांड दर्ज किया गया था उसमें जमानत थाने से नहीं मिल सकती थी।
पटना भी सक्रिय हो गया। पटना के राजनेताओं का फोन आना शुरू हो गया क्योंकि पार्टी की बात थी। लेकिन विकास वैभव हिले नहीं, डुले नहीं। एमएलसी साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए उधर जाना छोड़ दिए, कोर्ट में चक्कर लगाने लगे। जब तक वे गिरफ्तार होते इसके पहले ही विकास वैभव का वहां से तबादला हो गया। इस बीच यह चर्चा होने लगी थी कि विकास वैभव पटना के एसएसपी बनाए जा सकते हैं, लेकिन विकास वैभव के सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की चर्चा भी शुरू हो गई थी। यह बात भी सच है कि विकास वैभव के तबादले में किसी राजनेता का कोई योगदान नहीं था या सरकार किसी के सामने तब नहीं झुकी थी। विकास वैभव को सरकार और बड़ी जिम्मेवारी देने के पक्ष में थी। तो जब विकास वैभव का तबादला हो गया, फिर वहां जो नए एसपी आए तो उन्होंने एक नए तरीके से सुपरविजन किया और केस एमएलसी साहब के खिलाफ जो गैर जमानतीय था उसे जमानतीय बना दिया गया। मतलब थाने से ही बेल मिल सकती है। इस प्रकार से एमएलसी साहब बचे। तो विकास वैभव इस तरीके के आईपीएस अफसर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम कहानी सुनाएंगे रोहतास के बाद की। यह कहानी और भी दिलचस्प है। जब एनआईए की बात होगी, फिर जब पटना में एसएसपी बनेंगे, तो अभी कुछ और कहानियां बची हैं। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। जरूरत होने पर आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। आवश्यकता के हिसाब से हम आपसे बातचीत करेंगे। आपके द्वारा दी गई जानकारियों को भी तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर ले। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं विकास वैभव श्रृंखला की अगली कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।